मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जितनी गर्मी मौसम में है उससे ज्यादा ही पार्टियों में है। सोनीपत से दो उम्मीदवार अपनी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, दूसरी ओर मोहनलाल बडोली जी जो इस वक्त बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक सोनीपत पर बीजेपी की ही लीड है। इसके साथ ही मुद्दे क्या कुछ खास होंगे, सीधे बात करेंगे बीजेपी के पार्टी से जुड़े हुए एक ऐसे कार्यकर्ता से जो अपना 100% दे रहे हैं। इसके साथ ही वो क्या कुछ खास पार्टी के बारे में बताएंगे, इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। मेरा नाम योगेश पाल अरोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में अभी जिला का महामंत्री हूँ वर्तमान में, और संगठन में जो है मैं पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ, तो इस नाते जो है आपके बीच में हूँ। तो सर क्या लग रहा है इस बार सोनीपत सीट कितनी हॉट बनी हुई है? देखिए, पहले तो टेम्परेचर जो है वो 45 है, और उस टेम्परेचर के साथ साथ जो है वो सोनीपत सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। आप ये देखिए, लगातार 3 बार जो है चौधरी किशन सिंह सांगवान हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, 2 बार आदरणीय रमेश कौशिक जी रहे, और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर के आदरणीय मोहनलाल बडोली जी जो है लोगों के बीच में है। और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का लोग आशीर्वाद, समर्थन मोहनलाल बडोली जी को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि एक भारी बहुमत के साथ जो है मोहनलाल बडोली जी इस देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको नहीं लगता कि इस बार जो है जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है वो जो है एक जातिवाद को लेकर उतारा है, क्योंकि ब्राह्मण की टक्कर होगी, ऊपर से हुड्डा साहब का भी जो है दबदबा है, जाट थोड़ा सा झुकेंगे उस साइड, तो ये अच्छा गेम खेला है कांग्रेस ने। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप एक लंबे समय से जो है पत्रकारिता करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास सबसे पहले तो यहाँ का लोकल प्रत्याशी ही नहीं था। यमुना पार से और गंगा जी से जो है वो प्रत्याशी लेकर के आए। आज आप सोनीपत में जा कर के किसी से भी पूछिए, तो मैं आपको इस चीज़ का एश्योरेंस देता हूँ कि सोनीपत की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स जो है ये नहीं जानते कि कांग्रेस का प्रत्याशी का नाम क्या है, पहली बात। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर के जो है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और जो 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने चहुमुखी विकास किया, और जो उन्होंने लक्ष्य बना करके जो कहा 400 पार का नारा इसलिए कि 2047 जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे, तो उस समय पर जो है भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो जाए, उसको लेकर के जो हम लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि कल यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, सोनीपत को संबोधित किया उन्होंने, क्या लगता है इससे वोट बैंक बढ़ेगा? निश्चित रूप से। आप ये देखिए, कल यदि आप वहाँ पर थे तो आपने देखा होगा, मैं तो स्वयं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ हमें। तो जिस प्रकार का माहौल था, इतनी गर्मी के अंदर 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है लोगों का हजूम था, तो वो दर्शा रहा था कि किस प्रकार का प्यार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोग करते हैं। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम हैक करती है बीजेपी, तो नहीं, आज आपने देखा ईवीएम नहीं बल्कि दिलों को हैक करने का काम कर रहे हैं पीएम मोदी। इसलिए इस बार का जो 400 पार का नारा है वो जनता खुद कह रही है कि हाँ, हम पार करके दिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, सोनीपत लोकसभा चुनाव में अपडेट लगातार जारी रहेगी। किया तो सबके सामने है, और जो नहीं कहा वो भी किया। अभिनंदन जो 140 करोड़ भारतीयों ने किया, वो हम सबके सामने था। किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वहाँ के मंत्री ने, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन ने डरते हुए ये बताया था कि अभिनंदन को छोड़ दीजिए। और इतना इस प्रकार से जो मेरा और आपका भारत उभर रहा है, जो नया भारत बन रहा है, मुझे लगता है कि उसको लेकर के जो है प्रत्येक भारतीय समझ रहा है कि इस बार का चुनाव किस लिए महत्वपूर्ण है, इस बार का चुनाव किस लिए 400 पार का चुनाव है। तो लोगों ने मन बना रखा है, और जो हजूम कल था वो परिचय दे रहा था कि अब की बार 400 पार है। अच्छा, जैसे आपने बोला है कि प्रधानमंत्री ने इतना कुछ कहा है, लेकिन जुमलेबाजी का नाम दे दिया जाता है। विपक्ष हमेशा जब भी मोदी की गारंटी की बात करता है तो उसे गारंटी ना कहकर जुमला कहता है। क्या ये सच में जुमला है? देखिए, विपक्ष, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को कि गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहा है। बिना मुद्दों के वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल और केवल किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी आलोचना की जाए, किस प्रकार से उनके विरोध में बोला जाए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप जा करके विपक्ष के नेताओं से ये पूछिए कि आप ये बताइए कि यदि, वैसे तो होगा नहीं, यदि आपकी सरकार बनती है तो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उनके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि आपने पिछले
70 साल के अंदर 65 साल में जितना भी आपका राज रहा, आपने जो है इस देश को कहीं ना कहीं लूटने का, देश को जो है वो बेवकूफ़ बनाने का काम किया। लेकिन आज जनता समझदार है, जनता उस व्यक्ति के साथ है जो राष्ट्र की बात कर रहा है, जनता उस व्यक्ति के साथ है जो 140 करोड़ भारतीयों की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का कद जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, जब से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से और आज तक देश का प्रतिनिधित्व किया, तो अभी देखिए ना, विदेशों के अंदर भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ के प्रधानमंत्री जो है आकर के सारे प्रोटोकॉल्स छोड़ करके जो है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को रिसीव करने के लिए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो आपने देखा ही है किस प्रकार से कहा कि मोदी इज द बॉस। जब इतने बड़े देश, और मैं समझता हूँ कि 2014 से पहले ये वो देश थे जो भारत को जो सीरियस कंसिडरेशन नहीं करते थे, आज हम लोग सीरियस कंसिडरेशंस के अंदर, और कंसिडरेशंस के अलावा हम लोग निर्णायक भूमिका के अंदर आ गए। तो क्या ये जुमलेबाजी है? तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष को सोचने की आवश्यकता है। विपक्ष जो है, विपक्ष मुद्दाहीन है, आज विपक्ष के पास कोई बात नहीं है। अमित शाह जी मंच से खड़े होकर के कुछ बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैं एक पीछे डिबेट के अंदर था, उस चैनल में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने वहां पर खड़े होकर के कहा कि ये स्टेटमेंट दी गई कि हम जो है वो 400 पार में जो है आरक्षण खत्म करेंगे। एक रेलिवेंट स्टेटमेंट वो लोग उस समय पर दे नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि इस देश को दिशाहीन करने का जो काम किया, ये समझते हैं कि आज भी ऐसा हो पाएगा, लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार जो है देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। इस बार जो है गारंटी में पीओके का भी नाम आया जी, तो वो क्या लगता है, पीओके को आप ये देखिए, आजादी मिलेगी? सबसे बड़ा बात तो यही है। न्यूज़ चैनल देखते हैं ना जी, तो न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें अगर आपको ध्यान हो कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर जब जम्मू कश्मीर का जब उन्होंने परिसीमन किया, उसमें सीट्स रिजर्व करी, तो 28 सीटें जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की रिजर्व करके ये बोला कि ये हमारे क्षेत्र का, हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो ये तो आप मान लीजिए कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, ये आपके सामने। और मैंने पहले कहा कि जो नहीं बोलते वो निश्चित रूप से करते हैं। अभिनंदन का अभिनंदन जो 140 करोड़ भारतीयों ने किया। लेकिन क्या पाकिस्तान देगा पीओके? मांग कौन रहा है उससे? मांग नहीं रहे हम लोग, हमारा है। जंग की शुरुआत आपके शब्दों से लग रही है। नहीं, जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के पल्ले तो कुछ होना चाहिए। आप ये देखिए ना, उसके पल्ले, बेचारों के पल्ले है क्या? आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से देख रहा हूँ, वहाँ पर वहाँ की जनता ये चाहती है कि हम भारत का हिस्सा बन जाए। जिस प्रकार से लोग वहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर रॉयट्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता का स्वयं का मन है। और जब जनता का मन है, आज यहाँ पर 30 रुपए किलो में आप आटा लेते हैं, वहाँ पर 400 रुपए किलो में आटा मिलता है। वहाँ के साधन संसाधनों के ऊपर तो पाकिस्तान अपना आधिपत्य जमाता है, लेकिन वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार से स्थानीय नागरिकों को मिले, उसके लिए उसकी जवाबदेही नहीं है। तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने ही मन बना रखा है कि वो भारत के, और मुझे लगता है कि ये अखंड भारत की जो शुरुआत, जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं, उसकी शुरुआत जो पीओके से होगी। अच्छा, जैसे एनआरसी लागू की गई है, 14 लोगों को जो है एनआरसी के तहत नागरिकता भी मिल गई है, लेकिन अगर 1% बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो क्या इसे खत्म किया जा सकता है, जैसा कांग्रेस ने कहा? नहीं, सरकार हम बना रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं। इसमें 1% 2% है ही नहीं। जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद, जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं, जिस प्रकार से आप पीछे यूक्रेन देख लीजिए, सबके सामने उदाहरण है। आप अपने देश के अंदर तो शायद रॉयट्स रुकवा करके, जंग रुकवा करके जो है अपने लोगों को निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के अंदर, दो देशों के युद्ध के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, आपने अपने भारतीय बच्चों को निकाला वहाँ से। और भारतीय बच्चों के साथ साथ जो है पाकिस्तान के बच्चे भी जो है भारत का झंडा लेकर के, भारत माता की जय करते हुए जो वहाँ से निकले। तो ये पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व ने ये देखा कि किस प्रकार से जो है भारत की अस्मिता, भारत का नाम, भारत का कद जो है वो पिछले 10 सालों के अंदर बढ़ा है। हम लोग 12वीं इकोनॉमी से आज 5वीं इकोनॉमी बढ़ गए। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो इसलिए मोदी जी ने बोला कि 2027 में जो है हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। तो इतनी श्योरिटी के साथ कोई व्यक्ति बोलता है, उसको पूर्ण करता है। आप ये देखिए कि पूर्व की सरकारों में कांग्रेस पार्टी रही, एक लंबा समय तक शासन किया कांग्रेस पार्टी ने केवल अपना घोषणा पत्र लागू किया। घोषणा पत्र के अंदर जो जो उन्होंने घोषणाएं की, उसको पूर्ण कभी नहीं किया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके सम्मानित नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र के अंदर लिखा, जो हमने घोषणा पत्र जिसको आप बोलते हैं, मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसके अंदर जो संकल्पित किया उसको पूर्ण किया। एक दो उदाहरण सब आपके सामने हैं कि हमने बोला था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे तो धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाएंगे, सबके सामने है। विपक्ष शोर मचा रहा था, जम्मू कश्मीर के लोकल नेता, लोकल पार्टियां शोर मचा रही थी कि यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक पत्थर नहीं गिरा वहां पर। हमने ये बोला था हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे,
500 साल का जो प्रत्येक सनातनी का, प्रत्येक भारतीय का सपना था कि प्रभु श्री राम का अयोध्या जी के अंदर भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बड़े गौरवान्वित होने की बात है कि हमारे जीवंत काल के अंदर हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे आराध्य और प्रभु श्री राम तो इस देश की आत्मा है, तो उस आत्मा के लिए जो हम सबके श्रद्धा हैं तो उसको पूर्ण करने का काम किया। तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए, मैं समझता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का, जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि उस व्यक्ति के लिए काम करना है जो उनके लिए काम करता है। लेकिन ये तो बात होगी देश की। अगर हरियाणा की बात करें, यहाँ पर किसानों को लेकर बीजेपी की थोड़ी सी छवि खराब हुई। यहाँ के किसानों का कहना है कि हमारे साथ मारपिटाई हुई, किसान मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमें संबोधित नहीं किया, हमें समझाया नहीं। ये नाराजगी है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप, किसान आंदोलन हम सब लोगों ने देखा, कितनी बार देश के नेताओं ने, देश के मंत्रियों ने जो किसान संगठन से उनसे बुला करके बातचीत करने की प्रयास किया, लेकिन उस समय पर जो है मुझे लगता है कि देश की अस्मिता को तार तार करने का काम हुआ। जिस समय पर किसान आंदोलन के रूप में देश के लाल किले पर जो है देश का तिरंगा उतार करके नीचे फेंक दिया गया और खालिस्तान का झंडा जो है वहाँ पर उसकी लाल किले की प्राचीर पर लगाया गया, तो किस प्रकार का आंदोलन है। मुझे लगता है कि आंदोलन के नाम पर जो है कुछ ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व हैं जो किसानों को भी जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो है किसान के और किसान के साथ साथ जो गरीब वर्ग है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से प्रथम पंक्ति में है, इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जिस प्रकार से नायब सैनी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, हमारे भजनलाल शर्मा जी जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए, ये वो लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे थे, उनको प्रथम पंक्ति में ला करके जो है प्रांतों का हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व देने का काम किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि किसानों की नाराजगी में जो है कुछ व्यक्ति विशेष लोग हैं जो जानबूझकर जो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस प्रकार से अभी हरियाणा में हवा चल रही है, 10 की 10 सीटें बीजेपी निकाल पाएगी? कोई शक ही नहीं है इसमें। कुछ सीटों पर क्वेश्चन उठे हुए हैं, रोहतक की सीट हो गई, सोनीपत की सीट पर भी है कि दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा, इनका हुड्डा जो एक वर्ड है वो जाट उसी के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, 1,67,000 वोटों से भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत की जनता ने 2019 में हराया, और जिस समय पर काउंटिंग हो रही थी तो उस समय पर जो है भूपेंद्र हुड्डा बीच में काउंटिंग छोड़कर चले गए थे। रोहतक के अंदर जिस प्रकार से अगर इन्होंने चहुमुखी विकास किया होता, हमें तो लगता था कि जब हम 2014 में हरियाणा के अंदर में सरकार बनाई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बार बार एक ही बात आती थी कि वो केवल रोहतक के मुख्यमंत्री हैं। ये आप लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना, लेकिन अब तो ये पता लगता है कि रोहतक के अंदर भी कुछ नहीं किया। हम जब लोग रोहतक के लोगों से बात करते हैं तो वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे साथ भी जो है, हम तो सोचते थे कि शायद हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना है तो वो काम करेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ना आज विकास से मतलब है, लोग जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लोग जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी जयपुर में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हरियाणवी एक के भाव के साथ जो है हरियाणा की जनता के लिए काम किया, सबके सामने है। बिना पर्ची की नौकरी दी, वो आपके सामने है। ऑनलाइन ट्रांसफर्स करी, वो आपके सामने है। जो एक व्यापार था, एक मंडी थी नौकरियों की, उसको खत्म करने का, उस पर अंकुश लगाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि जनता समझती है, और निश्चित रूप से सोनीपत की सीट अप्रत्याशित मार्जिन से जो है आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जीत रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग जो है 4 तारीख को फिर मिलेंगे तो हम एक बार फिर से जो है रोहतक के अंदर भी कमल का फूल खिलाएंगे, ये तय है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि जीत हो रही है, वो ठीक है, लेकिन युवाओं को रोजगार को लेकर हरियाणा संतुष्ट नहीं है। बोले जितने वादे किए थे उतनी नौकरियां नहीं मिली है युवाओं को, ऊपर से 4 साल की अग्निवीर की नौकरी एक लॉलीपॉप, इसे जनता कहती है। देखिए, विपक्ष के अलावा तो कोई बोल नहीं रहा। पब्लिक के बीच में आप जाइए, जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची की, मैंने बोला आपको कि नौकरियां लोगों को मिली। एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, एक रेहड़ी लगाने वाले का बच्चा, एक वो व्यक्ति जो अपना रोड पे बैठ करके जो अपना काम कर रहा है, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि उनके परिवार में, उनके घर के अंदर जो है कभी एक प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उन परिवारों के अंदर जो है बिना पैसे के जो है वो नौकरी मिली। लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, अभी
पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आके बताया जी हम इस गांव के लोग हैं। इससे पहले जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब तक सरकार थी तो केवल जो है वो रोहतक के और आसपास के लोगों को नौकरियां मिला करती थी। आज पूरे हरियाणा के लोगों को नौकरी मिल रही है। एक गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी नौकर लग गया, सरकारी कर्मचारी लग गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिन लोगों का व्यापार था, जो लोग जो है, आप ये देखिए कि 2014 से पहले जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नौकरियां निकलते ही अपने एमएलए, अपने एमपीज, उनके जो आसपास के जो नियर और डिगर होते थे उनको पर्चियां दिया करते थे कि आप जाइए और 10 नौकरी आपकी, 5 नौकरी आपकी, 3 नौकरी आपकी। लेकिन अब उनका व्यापार बंद हो गया तो नेचुरल सी बात है, जिसका रोजगार बंद होगा तो वो कहीं ना कहीं शोर मचाएगा। तो लोगों को गुमराह करने की बात है और कुछ नहीं है। चलिए, जैसा सोनीपत में आपने कहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, उम्मीद है कि इस बार जो है सोनीपत सही चुनाव करेगा और सही जो है अपनी सरकार चुनेगा ताकि आपके क्षेत्र में विकास हो। इसके साथ ही दिल्ली की अगर बात करें, ईडी काफी सुर्खियों में है, अरविंद केजरीवाल काफी सुर्खियों में है और इन सब से हटकर अब स्वाति मालीवाल काफी सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की चाल है, उन्होंने भेजा है और ये सब जो है उन्हीं का करा धरा है। आज अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि बीजेपी कार्यालय जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर और हमें देखते हैं कि कितना दम है बीजेपी वालों में। अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हुए सत्ता में आए। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने राजनीति कैसे शुरू करी वो सबके सामने है। किस प्रकार से अन्ना आंदोलन से वो शुरू हुए, किस प्रकार से उन्होंने पब्लिक के साथ जो है वो झूठ बोल करके जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो कहा वो कभी नहीं किया, वो सबके सामने है। किस प्रकार से आज वो आलीशान महलों के अंदर रहते हैं वो सबके सामने है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप उसको दीजिए। आप केवल और केवल विपक्ष के ऊपर, जिस समय पर आप सरकार में आए तो आपने ये कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के विरोध में हैं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो गए। जिस पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़कर सरकार के अंदर आए, आज आप उसके साथ गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं, आप गठबंधन कर रहे हैं। तो जो आपका दोहरा चरित्र है वो लोगों को समझ आ गया। आप बार बार जो है आप लोगों के साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। आपने स्वाति मालीवाल जी की बात करी, आम आदमी पार्टी की वो कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी ने उनको जो है वो चेयरपर्सन बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके निजी सचिव केजरीवाल जी के, उनके घर के अंदर, उनके कार्यालय में, वहाँ पर झगड़ा होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? तो मुझे लगता है कि अगर कोई पत्थर भी कहीं गिरता है तो उसके लिए भी जो है वो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी जो है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को जो है केवल आलोचना करने का काम करते हैं। मुद्दा उन लोगों के पास कुछ नहीं है, मुद्दे के विपरीत जो है वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ना दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया है। पिछली 2 बार से जो है 7 लोकसभा है, 7 की 7 जीते हैं। और आप ये देखिएगा कि इस बार भी जो है ये हैट्रिक लगने का काम जो दिल्ली के अंदर होगा, ये इस बार जो है दिल्ली की जनता क्लियरली जो है अरविंद केजरीवाल जी को मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप देने का काम जो है, उनको हटाने का काम जो है वो जनता मन बना करके करेगी, मुझे लगता है ऐसा।